औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर के साथ। और आज खबरें कुछ अच्छी नहीं हैं। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि अगर कानून की पासदारी या कानून की बालादस्ती की बात आए तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर कानून महज इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के मुतरादिफ है, और आज वहां सूरत हाल यह है कि वही मुल्क 123वें नंबर पर दिखाई देता है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए जनूबी एशिया के अंदर, तो पाकिस्तान का मुल्क कानून की बालादस्ती के हवाले से जनूबी एशिया के आखिरी 2 ममालिक के अंदर शुमार किया जाता है। यानी कि पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती महज नाम के लिए मौजूद है। अगर मैं बात करूं कानून और करप्शन के हवाले से, तो वाज़ेह मैं आपको करता चलूं कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन के अंदर भी रेशो बढ़ा है, और करप्शन के लिए भी जो ममालिक की फहरिस्त जारी की गई है उसमें भी पाकिस्तान का अच्छा खासा हिस्सा मौजूद है। आया आने वाले वक्तों के अंदर किस तरह इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल किया जा सकता है कि अगर इंटरनेशनल सतह पर रिपोर्ट जारी करने वाले या इंटरनेशनल सतह पर सर्वे जारी करने वाले जो इदारे मौजूद हैं उनकी जानिब से बबांग दहल ये बातें जो हैं वो की जा रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून की बालादस्ती महज नाम के अंदर मौजूद है, तो ये पाकिस्तान के लिए काफी हद तक गैर मुफीद साबित हो सकता है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ माहिर कानून बैरिस्टर अली ताहिर अराई साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। बैरिस्टर साहब बताइएगा सर, इतने बुरे अल्फाज में कानूनी जबान के अंदर पाकिस्तान को याद किया जा रहा है कि 139 ममालिक में पाकिस्तान का नंबर 123वां मौजूद है, क्या कहेंगे सर कानून की बालादस्ती के हवाले से पाकिस्तान में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये देखें, बेसिकली वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट आई एंड आई वाज सरप्राइज कि उन्होंने पाकिस्तान को 0.39 का स्कोर देकर और 130 पे रख दिया, और ऑन द कॉन्ट्रेरी जो इंडिया है उसको 0.50 का स्कोर देके 79 पे रख दिया जी। और कश्मीर के अंदर आप देखें इंडिया क्या कर रहा है, केरला के अंदर आप देखें कि इंडिया क्या कर रहा है। कोई अगर वहां बीफ स्लॉटर कर ले तो उसको आके लिंचिंग कर देते हैं, बाबरी मस्जिद गिरा देते हैं और उनकी सुप्रीम कोर्ट उस बाबरी मस्जिद को सपोर्ट कर देती है। मगर समहाउ ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जो है ये टारगेट जो है वो पाकिस्तान को करता है जी। और मजे की बात ये है कि ये कोई इतने वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट वाले ये इतने एंजल्स हैं, यानी ये इतने सहीफा हैं कि जिनको दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नजर नहीं आया जहां पे रूल ऑफ लॉ की इंप्रूवमेंट हुई हो सिवाय 2 मुल्कों के, एक डेनमार्क और एक नॉर्वे। बाकी पूरी दुनिया में जो है वो रूल ऑफ लॉ की ऐसी की तैसी, और पाकिस्तान से कई गुना ऊपर यानी येलो कैटेगरी के अंदर इन्होंने अमेरिका को रखा। क्या हमें याद नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पे क्या किया जी। तो क्या वो रूल ऑफ लॉ था? क्या लोग नहीं देख रहे अपने टीवी स्क्रीन के ऊपर? बिकॉज अगर वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट का देखें कि इन्होंने ये रिपोर्ट इशू क्यों की, तो द रीजन वॉज कि परसेप्शन रूल ऑफ लॉ का देखा जाए। जाहिर है इनका नुमाइंदा पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में तो मौजूद नहीं है कि उसको जज करे, तो एक परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट बनाई गई, और उस परसेप्शन बेस्ड रिपोर्ट के अंदर आप देखें कि जो हमें नजर आ रहा है कि जो ज्यादा जुल्म कर रहा है उसको जो है 1 का स्कोर, 1.5 का स्कोर, 0.25 का स्कोर, और पाकिस्तान मुल्क को चूंकि हम इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर हम लॉबिंग सर्कल्स के अंदर एक नैरेटिव पुश नहीं कर पा रहे। द गवर्नमेंट हैज टोटली फेल्ड। वो ना इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट्स को भेजते हैं, वो ना अच्छे एम्बेसडर्स को भेजते हैं। पाकिस्तान के पास कसीर तादाद में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो जाके हमारे नैरेटिव को फर्दर कर सकते हैं, बेटर कर सकते हैं। बट FATF पे भी ये नाकाम हो गए, और वही अब वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट में भी मुझे नजर आता है कि बिल्कुल बायसली पाकिस्तान को टारगेट किया है। हालांकि हमारे यहाँ जब माइनॉरिटीज का मंदिर तोड़ा गया, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नोटिस ले लिया। दैट मंदिर इज ऑलरेडी बीइंग रीबिल्ट जी। और इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाबरी मस्जिद सही गिरी है, बट आप कंपैरिजन देख लें, आई एम स्पीचलेस, वेरी स्पीचलेस। लेकिन बैरिस्टर साहब, किस तरह से फिर अगर इस तरह के इदारे रिपोर्ट्स जारी करेंगे या फिर उन रिपोर्ट्स को जो है वो इंटरनेशनली कंसीडर किया जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए तो काफी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं मुस्तकबिल करीब के अंदर। जी बिल्कुल, और मैं बार बार कहता हूं कि इस गवर्नमेंट की जो फॉरेन पॉलिसी है वो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं हो रही जी। मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ने, देखिए मैं अपने घर के अंदर तो अपने छोटे भाई को डांटूंगा जी, लेकिन बाजार में कभी किसी को उसको लेके जाके मैं उसको शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं करूंगा। तो इसी तरह जब वजीर आजम साहब ने सारी टीवी ऑडियंस के सामने, दुनिया के सामने अपने एम्बेसडर की क्लास ले ली, तो ये तो होना है कि पाकिस्तान का परसेप्शन जो है वो बुरा होगा।
और लेकिन अलबत्ता मैं बिल्कुल भी ये जो लिस्ट है मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो 0.69 उन्होंने रखा हुआ है, और हमने देखा है कि क्योंकि ये इस साल की नहीं, ये तकरीबन पिछले साल के एंड की रिपोर्ट है, तो अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में रूल ऑफ लॉ के लिहाज से जो पूरी दुनिया में परसेप्शन रहा है, वो अमेरिका का प्रेस खुद उसके बारे में लिख रहा है। तो आई थिंक बड़ा आर्बिट्रेरीली इन्होंने कि जिस मुल्क को दिल किया ऊपर रख दिया, जिस मुल्क को दिल किया नीचे रख दिया। और पनामा जैसा मुल्क जहाँ पे ड्रग कार्टल्स हैं वो पाकिस्तान से ऊपर है, नेपाल जो है वो पाकिस्तान से ऊपर है, और उज्बेकिस्तान जहाँ पे कंप्लीट एक डिक्टेटरशिप है वो पाकिस्तान से ऊपर है, बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से ऊपर है। हालांकि आप देखें कि वहां पे रूल ऑफ लॉ की सिचुएशन क्या है कि पूरे क्राउड के ऊपर, पाकिस्तान में तो किसी पॉलिटिकल क्राउड के ऊपर फायरिंग नहीं होती, वहां एक पॉलिटिकल क्राउड के ऊपर फायरिंग की गई। बट आई डोंट नो व्हाट दे वर स्मोकिंग व्हेन दे वर कंपाइलिंग दिस रिपोर्ट। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक बात यहां पर यह भी पैदा होती है कि इस तरह के मुतअद्दिद इदारे मौजूद हैं जो इंटरनेशनली जो है वो कहीं जो है वो बायस्ड रिपोर्ट जारी कर देते हैं, कहीं पर जो है वो किसी मुल्क को ऊपर ले जाते हैं, कहीं नीचे ले जाते हैं, जैसे कि आपने फरमाया। सर, इन इदारों की या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की, ऐसी एनजीओज की क्रेडिबिलिटी क्या है इंटरनेशनली सर, कि वो किसी को भी किसी भी हद तक गिरा दें या किसी को भी किसी भी हद तक उठा दें? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, दुनिया में जो दिखता है वो बिकता है, और सारे मुमालिक की पूरी दुनिया में देख लें, कोशिश यही होती है सारी गवर्नमेंट्स की दुनिया में कि जो अपनी रियासत है उसकी इमेज को बेहतर किया जाए, सॉफ्ट इमेज को बनाया जाए। इस वक्त पाकिस्तान को बेइंतहा जरूरत है कि अपनी जो सॉफ्ट इमेज है उसको उजागर करे दुनिया में हर जगह पर। अनफॉर्चुनेटली हम शायद उस तरह अपनी उस इमेज को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सके जिस तरह हमें करना चाहिए था। तो एट टाइम्स दुनिया समझती है कि शायद हम अफगानिस्तान के मुकाबले पे हैं जो हमसे 4 नंबर नीचे है, या शायद हम हाइटी के मुकाबले पे हैं, निकारागुआ के मुकाबले पे हैं, म्यांमार के मुकाबले में हैं, बोलीविया के मुकाबले में। नहीं, हम इन सबसे बड़ा ऊपर हैं। आप अगर म्यांमार में देखें तो पूरी दुनिया कहती है कि वहां पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे उनको किस तरह बेदर्दी से उनके गले काटे गए और समंदर में उठा के फेंक दिया गया। बट आप इसको देख लें कि म्यांमार को ऊपर पाकिस्तान से 2 नंबर रख दिया। तो मे बी सॉफ्ट इमेज एक बड़ा कॉन्सेप्ट है दुनिया के अंदर, लेकिन मैं मायूस इस बात पे होता हूँ कि आज से चंद महीने पहले ही वजीर आजम ने बात करते हुए कहा कि ये सॉफ्ट इमेज की बात करने वाले लोग मुझे समझ नहीं आते, क्योंकि जो सॉफ्ट इमेज की बात करता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता। तो मैं बड़ा सरप्राइज हूं कि अगर आइडियोलॉजिकल जो पिनिंग्स होंगी गवर्नेंस की मुल्क के अंदर वो इस सिमत में जाएंगी, तो हमारा फिर परसेप्शन जो पूरी दुनिया में खराब हो रहा है और इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो आप उनको कैसे ताला लगाएंगे? लेकिन बैरिस्टर साहब, अगर हुकूमती सतह पर ही इस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि मतलब इंटरनेशनली प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो ये बात कर दें कि जी भारत में आप देखें वहां अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है, उसके जवाब में शहबाज शरीफ साहब यहां बयान दे दें कि उन्होंने दीवार से लगाया, आपने दीवार में चुन दिया है, और यही सूरत हाल दीगर मामलात में भी देखने में आ रही है, तो कैसे सर, मतलब फिर इदारों की जबान बंद करना या इस किस्म के इदारों की रिपोर्ट्स को जो है वो डिनाई कर देना किस तरह से मुमकिन हो सकता है सर? देखें, मैं आपको इससे भी एक बुरी एग्जांपल देख सकता हूं कि पीआईए एविएशन मिनिस्टर जो थे गुलाम सरवर खान, टीवी पे बैठ के बोल दिया कि पीआईए के पायलट की डिग्रियां जाली हैं। आधी दुनिया में पीआईए पे पाबंदी लग गई। उसके बाद पता लगा कि वो तो पायलट सारे बेचारे क्लियर निकले। तो हम, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फेडरल कैबिनेट में एक प्लेथोरा ऑफ डूफिसेस हैं जो इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स दे देते हैं, नहीं देने चाहिए। और बट अलबत्ता आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि हमारे नेशनल असेंबली में जहाँ से एक यूनिटी की अप्रोच जानी चाहिए, वहां से इमेज जाती है, जैसे आपने अभी रेफर किया कि ऑपोजिशन को चुना जा रहा है या दीवार से लगाया जा रहा है या फिर कुर्सियां चलने की चली जाती है। तो यही वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, और अगर हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप अब भी इन चीजों को सीरियसली नहीं लेगी, देन वी आर डूम्ड। लेकिन एक बात है बैरिस्टर साहब कि चलें ठीक है, हालात पाकिस्तान के किसी भी दौर में अच्छे नहीं रहे, हर दौर में ही बुराई चलती आ रही है और हर दौर में पाकिस्तान का इमेज किसी ना किसी वजह से जो है वो खराब हुआ है या फिर जग हसाई हुई है। लेकिन बीच बीच में कोई ऐसा जो है वो मौका आता था कि पाकिस्तान का इमेज जो है वो दुनिया में बेहतर होता था। आपको नहीं लगता सर पिछले 6 साल के अंदर कोई ऐसा मौका अब तक आया नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान का कुछ इमेज जो है वो इंटरनेशनली बेहतर हो सके? देखिए, मैं बिल्कुल पार्शियली आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मैं ये जरूर समझता हूं हमारे पास वो मौके तो बहुत थे जहां पे हमें अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहिए था,
बट इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट शुड नॉट हैव हैपेंड कि हमने उन मौकों को, उन अपॉर्चुनिटीज को जाया किया और हम पाकिस्तान की जिस तरह से प्रोजेक्शन कर सकते थे हम नहीं कर सके। मिसाल के तौर पे एक पाकिस्तानी ओरिजिन की खातून जो हैं वो एक नासा के अंदर उन्होंने एक बड़ा ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट किया। मैं साइंस के बारे में इतना तो नहीं जानता, बट वो पूरी दुनिया में उसकी हेडलाइंस चली। हम पाकिस्तान में उनको ऑनर नहीं कर सके। हमारे जो अपने हीरो हैं अब्दुल कदीर खान साहब, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, उनको भी हमने एज अ न्यूक्लियर प्रोफाइलर दिखाने की कोशिश की और अपने स्टेट टीवी पे वो बयानात चलाए एक फॉरेन पावर की ख्वाहिश के ऊपर। तो हम, आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो जग हसाई जो होती है ये एट टाइम्स हमारी अपनी करनी होती है। हम शायद अपनी इमेज के खुद ही सबसे बड़े दुश्मन हैं और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा बार बार होता है। लेकिन बैरिस्टर साहब, आपको नहीं लगता सर कि जो इंटरनेशनल कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान से जो करवाना चाहती हैं या यहाँ के सियासतदानों को जो एजेंडा दे देती हैं वो उस पर पूरा उतर रहे हैं सर? नहीं, देखें आप, अगर आप जो सियासतदानों ने इस मुल्क के साथ किया है उसका ब्लेम किसी फॉरेन पावर पे डालेंगे तो मैं एग्री नहीं करूंगा। वो माशाल्लाह खुद ही बड़े कैपेबल हैं, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के लिए हम खुद ही बड़े कैपेबल हैं। मैं इस बात में बिलीव नहीं करता कि हमें बाहर से किसी फंडिंग की जरूरत है। हम खुद ही, आपको देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। अभी आपके फेडरल मिनिस्टर जो हैं कश्मीर अफेयर्स के, वो अमेरिका गए हुए थे। जी। उनको प्रोटोकॉल का अपने ख्याल ही नहीं था, उनको इस बात का अंदाजा ही नहीं था दैट आई एम अ फेडरल मिनिस्टर फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने टाइम स्क्वायर पे जाके वीडियो बनाना शुरू कर दी। ये देखें गरीब लोग बेंच पे सो रहे हैं, ये देखें ये रात का बचा हुआ खाना खा रहा है, ये देखें ये बच्ची। दैट इज नॉट व्हाट फेडरल मिनिस्टर्स डू। बट अब ये एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी और ये चाइल्डिश बिहेवियर, ये मूरिश बिहेवियर जो है ये कंटिन्यू कर रहा है और मुझे नहीं लगता कि किसी फॉरेन पावर ने इनको, फेडरल मिनिस्टर साहब को, यह आइडिया दिया होगा कि आप टाइम स्क्वायर में जाएं। ये माशाल्लाह खुद ही इतने समझदार थे कि निकल गए। लेकिन बैरिस्टर साहब, अगर चलें ठीक है, किसी वजह से पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है, माजी से थोड़ा सा इसका मवाजना कर लें सर, तो माजी में ऐसी हरकतें देखने में आती थी, इस किस्म की नॉन सीरियस हरकतें जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान पे हंसते थे या पाकिस्तान के कानून या पाकिस्तान में पैदा होने वाले सियासतदानों की सोच पे उनको हंसी आती थी? देखें, उसमें इंक्रीज तो बहुत ज्यादा हुआ है, इस बात में कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है और कई जगहों पे ये हम लोगों ने खुद किया है। मैं जाहिर है बाहर से ताल्लुक रखता हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बड़ा शर्मिंदा होता हूँ जब मैं देखता हूँ कि किसी वकील साहब ने हॉस्पिटल पे हमला कर दिया। तो मैं तो उसको पर्सनली कंडोन नहीं कर सकता, बट ये हम करते हैं। इसी तरह यंग डॉक्टर्स जो हैं वो दुनिया के किसी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं सोचता कि स्ट्राइक करेंगे। हमारे यंग डॉक्टर्स जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर स्ट्राइक कर देते हैं। तो ये भी पब्लिसिटी वाइज तो हम, वी आर आवर बिगेस्ट एनिमीज आवरसेल्व्स, देयर इज जीरो डाउट अबाउट दैट। इनफैक्ट के प्राइम मिनिस्टर को जिन चीजों पे बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, जो सोशली कंट्रोवर्शियल इश्यूज होते हैं, उनको उसके बारे में बड़ा मुहतात रहना चाहिए। लेकिन वो एक फॉरेन टीवी चैनल पे गए और उन्होंने औरत को कैसे कपड़े पहनने चाहिए इसके ऊपर बातचीत शुरू कर दी। तो पब्लिकली और पब्लिसिटी वाइज वी आर आवर ओन एनिमीज। अच्छा बैरिस्टर साहब, एक सवाल यहां पर यह भी पैदा होता है, अगर किसी गहरी नजर से पाकिस्तान को देख लिया जाए सर, तो इमेज की जहां तक बात है तो यहां पर अगर जो है वो हेल्थ में काम करने वाले लोग महकमा सेहत के खिलाफ दिखाई देते हैं, कानून के हवाले से बात करने वाले लोग कानून के खिलाफ दिखाई देते हैं, सियासतदान जो है वो सियासत, जमहूरियत और अवाम के खिलाफ दिखाई देते हैं, तो सर रह क्या गया फिर? उसकी बात यही है कि इस रिपोर्ट को जो है वो ऑथेंटिक समझ लिया जाए और जहन में बैठा लिया जाए कि ये रिपोर्ट मुरत्तब करने वाले सही कह रहे हैं। देखें, मैं फिर इस बात से डिसएग्री करूंगा कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ नहीं है, लेकिन मैं इस बात से एग्री करूंगा कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो हमारी सॉफ्ट इमेज को पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से जब भी कोई इंटरनेशनल रिपोर्ट आती है तो उसमें हमें बड़े कम नंबर मिलते हैं और हम बिल्कुल एंड में आके गिरते हैं। बट इसके अंदर आप इसको एक चीज को लाजमी देखिएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने, कल सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट नोटिसेस जो हैं वो इशू किए ऑन द बेसिस कि लोकल बॉडी जो थी पंजाब की, उनको कहा था कि बहाल करें और उनको बहाल करने के बजाय हुकूमत ने टाउन हाउसेज में ताले लगा दिए। अच्छा, इसी तरह आप सिंध की तरफ आ जाएं तो वो इलेक्शन दोबारा लोकल बॉडीज कराने को तैयार ही नहीं है। 1 साल से ज्यादा हो गया है लोकल बॉडीज को घर के गए हुए, लेकिन वो तैयार ही नहीं है। तो बैरिस्टर साहब, तालियां बजाने के लिए फिर बात बाकी क्या रह जाती है सर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि यहाँ पे कुछ ब्रीचेस हैं, लेकिन जब आप उन ब्रीचेस को
कंपेयर करते हैं हमारे नेबरहुड से तो नजर ये आता है कि अभी रिसेंटली बिहार के अंदर आप देख लें कि किस तरह लोगों को कत्ल वहां इंडिया में किया गया है। जी। और वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, अगर आप उन्हें देखें तो वो एक राइट बेस्ट हिंदुत्व एक्टिविस्ट हैं। लेकिन तो इंडिया को मुझे शिकायत इस बात से है कि इंडिया को पाकिस्तान से ज्यादा नंबर दिए गए, म्यांमार को पाकिस्तान से ज्यादा नंबर दिए गए। मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो हमारी स्टेट की सॉफ्ट इमेज को पोर्ट्रे नहीं कर रही, जो फौरी तौर पे होना चाहिए। लेकिन मुझे इस बात पे शिकायत जरूर है कि ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग शायद पाकिस्तान के साथ इस रिपोर्ट में ज्यादती की भी गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर अली ताहिर अराई साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ा मुफस्सिल तज्जिया दे रहे थे कि जी जिस तरह का सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का मौजूद है उसको सही मानों में पोर्ट्रे नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर उसके दूसरे समत में देख लिया जाए तो उन्होंने इस बात से डिसएग्री किया है, इस रिपोर्ट के हवाले से उन्होंने डिसएग्री किया है कि यह रिपोर्ट जो है वो किसी भी तौर पर ऑथेंटिक नहीं हो सकती। रूल ऑफ लॉ की अगर बात की जाएगी तो पाकिस्तान में अब भी रूल ऑफ लॉ मौजूद है। शिकायत इस बात पर है कि भारत जैसे मुल्क को या म्यांमार जैसे मुल्क को जो है वो पाकिस्तान से ऊपर दिखाया जा रहा है, यानी कि एक आंख बंद करके ये रिपोर्ट मुरतब की गई है जो कि किसी भी तौर पर ऑथेंटिक नहीं हो सकती या फिर हकीकत पर मबनी तसव्वुर नहीं की जा सकती। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, क्योंकि गुज़िश्ता रोज सिंध हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने का हुक्म दे दिया है और इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दे दी गई है। मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से एक बहुत ही सीनियर एंकर की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी और उन्होंने ये मुतालिबा किया था कि पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो करेंसी को जो है वो रेगुलेट किया जाए। और यही मुतालिबा माजी में उनका बिटकॉइन के हवाले से भी आया था, क्योंकि बिटकॉइन के प्राइजेस अब बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। एक वक्त ऐसा था जब बिटकॉइन को कोई पूछता नहीं था और आज बिटकॉइन के प्राइसेस इस हद तक हाई हो चुके हैं। तभी उसी एंकर की जानिब से दरखास्त दायर की गई थी कि क्रिप्टो करेंसी को जो है वो फौरी तौर पर रेगुलेट किया जाए, इससे मुल्की कर्जा जो है वो काफी हद तक उतर सकता है। बल्कि पाकिस्तान के मौशी अशारिये जो कि सो कॉल्ड दुरुस्त समत में गामजन हैं वो वाकई दुरुस्त समत में गामजन हो सकते हैं और आगे आने वाली सूरत हाल के अंदर काफी माशी मामला जो हैं वो हल हो सकते हैं। और जिस तरह से ये तमाम तर जो डिजिटल करेंसी हैं वो बड़े पैमाने पर जो है वो खरीदो फरोख्त हो रही हैं या फिर इनका जो वैल्यू रेट है वो किस हद तक ऊपर जा रहा है, ये भी तमाम तर सूरत हाल देखने में आ रही है। जिसके तनाजुर में ये कहा जा सकता है कि जैसे बिटकॉइन के ऊपर माजी में लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों अरबों रुपया कमा लिया है, वैसे ही अगर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की जाए और खासकर पाकिस्तान के अगर अंदर इसकी जो है वो बड़े पैमाने पर इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए इकदाम किए जाएं या हुकूमती सतह पर इसकी इन्वेस्टमेंट के लिए इकदाम किए जाएं तो काफी माशी अशारिये दुरुस्त हो सकते हैं। यह आने वाले वक्तों में सूरत हाल काफी क्लियर हो जाएगी। लेकिन यहां पर अलमिया इस हद तक मौजूद है कि यहां पर आईटी एक्सपोर्ट समेत डिजिटल चीजों को, जो बात डिजिटलाइजेशन की तरफ हमें लेकर आती है, उन तमाम तर चीजों को जो है वो बालाए ताक रख दिया जाता है या फिर उनके ऊपर कान नहीं धरे जाते। जबकि एक जानिब वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी साहब पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान का ख्वाब भी दिखा चुके हैं और बड़े पैमाने पर डिजिटलाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स थे उनको लॉन्च किया गया। लेकिन यहां पर अलमिया यह है कि सिर्फ लॉन्च ही किया गया है, उस पर इकदामात नहीं किए जा रहे, उस पर इन्वेस्टमेंट करने वाले लोगों को उस हद तक मराहत नहीं दी जा रही कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को मेंटेन रख सकें या अपनी इन्वेस्टमेंट से हासिल होने वाले सरमाए को मुल्क में इस्तेमाल कर सकें। आगे आने वाले वक्तों के अंदर माशी लिहाज से ये तमाम तर चीजें बहुत बेहतर साबित हो सकती हैं। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि एक बिटकॉइन जो है वो पाकिस्तानी रुपीस में 1 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर चुका है और आगे आने वाले वक्तों में ये सूरत हाल मजीद ऐसी दिखाई देगी कि ये बिटकॉइन का जो रेट है वो मजीद ऊपर चला जाएगा। और अगर अभी कोई मौका है तो हम क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नाम भी बताऊं, वकार जिका साहब की जानिब से जो है ये दरखास्त दायर की गई थी सिंध हाई कोर्ट के अंदर। उन्होंने वाजे किया था कि जी इसको रेगुलेट किया जाए और इस पर जो है वो एनएडी यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया जाए तो उससे काफी मामला बेहतर हो सकते हैं। तमाम सिंध हाई कोर्ट की जानिब से
क्रिप्टो करेंसी को जो है वो रेगुलेट करने के लिए बाकायदा कमेटी मुरत्तब कर दी गई है और कमेटी इस पर अपनी सिफारिशात जो है वो अदालत में जमा कराएगी, जिसके तहत ये बात वाजे होगी कि क्या रेगुलेट हो सकती है या रेगुलेट होने में जो मसाइल मौजूद हैं, जो मामलात मौजूद हैं, उनको किस हद तक जो है वो हल किया जा सकता है। क्योंकि अब भी अगर इसको रेगुलेट करने की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी सामने आ जाएंगी, बहुत सारे मामलात या बहुत सारे मौज़ूआत ऐसे सामने आ जाएंगे जो कि हल तलब होंगे, जिनको फौरी तौर पर हल करना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारी जिम्मेदारी यहां पर यह भी बनती है कि अगर क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट कर भी दिया जाता है तो इस पे इन्वेस्टमेंट किस हद तक हो सकती है, उसके हवाले से भी काफ़ी जो है वो सही मानों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना भी हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और इसी हवाले से तमाम तर चीज़ें जो है वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वकार ज़का साहब की जानिब से जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, उसी के ऊपर सिंध हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर पास किया है कि जी इसको रेगुलेट कर दिया जाए और इसके ऊपर नजर सानी के लिए पूरी एक कमेटी मुरत्तब कर दी जाए। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। चौधरी साहब, क्या कहना पसंद करेंगे इस सूरत हाल के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी, पहले बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बातें होती थी, अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर हो रही है। क्या लगता है सर, माशी अशारिये कुछ हद तक जो है वो दुरुस्त हो पाएंगे अगर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की सतह बढ़ जाए? क्रिप्टो करेंसी जो है ना, इज जस्ट लाइक एन करेंसी, ठीक है ना जी। अब करेंसी और इन्वेस्टमेंट आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना। क्रिप्टो करेंसी जो है उसको अगर आप वो तो एक मतलब समझिए कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे आप देखते हैं तो उसको उस तरीके से देखना होगा। उसका मेरा नहीं ख्याल है कि उसका इससे कोई लेना देना है। तो वो तो एक मतलब आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी में तो 50 किस्म की उसमें करेंसीज है, किसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट की जाएगी, या फिर इन्वेस्टमेंट करके वो बढ़ेगी, कम होगी, कम हो गया तो कौन जिम्मेदार है इसका। तो अब वो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसको बड़े प्रॉपरली तरीके से जो है ना स्ट्रेटेजिकली मैनेज करना पड़ता है पोर्टफोलियो के जरिए, ठीक है ना। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्की आइटम है। अगर मैं क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की आपको बात करूं तो इसी साल के अंदर अंदर ये इसने 32,000 का लो देखा है और इस वक्त 62-63,000 चल, ठीक है ना जी जी। तो जो शॉर्ट टर्म जिनके पर मार्जिन नहीं होता, ठीक है ना, तो वो तो इसमें मतलब रातों रात जो है ना वो सर्व की पर है। तो इसको एज ए इन्वेस्टमेंट आप अगर देखेंगे तो इट इज जस्ट लाइक अदर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक में जैसे आप इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की तो और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। उसमें सिर्फ एक बिटकॉइन को ही अगर आप कहें कि जी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी इज ए इन्वेस्टमेंट टूल, तो दिस इज नॉट दी ओनली इन्वेस्टमेंट टूल। चौधरी साहब, आपने वकार ज़का साहब से अपने प्रोग्राम में भी बात की थी और वो उस प्रोग्राम को छोड़ के चले भी गए थे। मैं उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहूंगा आपसे कि उन्होंने अपनी वीडियोस के अंदर भी ये बात वाजे की थी कि जी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट अगर कर दी जाए, क्योंकि उन्होंने जब बिटकॉइन के हवाले से बात की थी तो उन्होंने ये बात वाजे की थी कि अगर उस वक्त इन्वेस्टमेंट हो जाती तो पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता था, लेकिन हुकूमत नहीं चाहती कि बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो। और अब क्रिप्टो करेंसी के ऊपर इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही हैं तो उसमें भी जो है वो रोड़े अटकाए जा रहे हैं। उनका मौकिफ ये था। आपसे जो बात हुई थी मैं चाहता हूं नाज़रीन को बताएं। चौधरी साहब नहीं है जी, चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ वो कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आप जरा समझने की कोशिश करें, ही इज नॉट ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ना ही उनके पास कोई फाइनेंशियल डिग्री है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि बिटकॉइन को स्टॉक मार्केट में जो है ना रोजाना जो है ना वो ट्रेंड देखता रहे, सुबह ये वाला स्टॉक ऊपर होता है, नीचे होता है, तो उस ट्रेंड को वॉच करके अगर अपनी कोई ऑब्जर्वेशन बना लेता है तो इट मीन उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आइंदा भी वही होगा, ऑल्दो कि वैसा हो भी जाता है। आप समझे जी जी। तो इज नॉट फाइनेंशियल एक्सपर्ट। तो बेसिकली हमने उनसे यही पूछा था कि उन्होंने अपना एक वो जो अकाउंट था उसका उसने शेयर किया था स्क्रीनशॉट अपने व्यूअर्स के साथ ऑन हिज फेसबुक और सोशल मीडिया जी। तो उसमें उसने एक तो लोअर लॉकिंग लगाया हुआ था। मतलब ये कि अगर आपके पास 50,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है, 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है
गालिबन राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं दोबारा टीम से गुजारिश करूंगा चौधरी मोहम्मद अकमल साहब को जो है वो कॉल मिलाई जाए, क्योंकि काफ़ी मुफस्सिल गुफ्तगू चल रही है कि क्रिप्टो करेंसी के हवाले से वो बात कर रहे हैं कि अगर चलें ठीक है इस पर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है और मुस्तकबिल करीब में इसका जो रेट है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ जाता है, तो ये भी बहुत बड़ा लॉस जो है वो पाकिस्तानी आवाम को देखना पड़ेगा। और जैसे कि बिटकॉइन के हवाले से उन्होंने वाजे किया कि बिटकॉइन वगैरह ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि जी आगे आने वाले वक्तों के अंदर यही इन्वेस्टमेंट दुगनी हो जाएगी या इस इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई कमी वाकई हो सकती है। एक बार फिर हमारे साथ चौधरी मोहम्मद अकमल साहब मौजूद है। जी चौधरी साहब अपना जवाब मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी, मैं असल में यही कह रहा था कि बिटकॉइन जो है ना वो उसमें मतलब जो है ना फाइनेंशियल एक्सपर्ट की जरूरत होती है, और फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो है वो अपने तरीके से उसको करते हैं, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट और सॉरी सिंध हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर में अपने लिखा है कि इसके जो एक्सपर्ट्स होंगे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जी जी तो वो डिसाइड करेंगे कि ये करेंसी किस हद तक है, इसमें किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो देयर आर लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स और बहुत सारी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस अवेलेबल है जो कि इसमें फंड के तौर पे कर सकती हैं। सबसे जो उसूली बात जो सिंध हाई कोर्ट का डिसीजन था ना वो ये था कि उन्होंने ये कहा है कि इसको एज ए करेंसी रिकॉग्नाइज किया जाए। आप नोट करें इस वक्त बिटकॉइन को, या ये जो बिटकॉइन तो खैर एक डिनोमिनेशन है जैसे डॉलर होता है, तो इसी तरीके से क्रिप्टो करेंसी की अगर बात की है तो उसको रेगुलेट सबसे पहले किया जाए जी। क्योंकि देखिए ना, रेगुलेट का मतलब ये है कि उसको स्टेट बैंक या कोई भी पाकिस्तान में एंटिटी ओन करे। सही। जब एक क्रिप्टो करेंसी की जो बेसिक जो वो है ना, इसकी जो खुसूसियत है वो ये है कि इसका कोई ओनर नहीं है। जैसे डॉलर है तो डॉलर के बैक एंड पे आपको स्टेट बैंक नजर आएगा, ठीक हो गया जी। इसी तरीके से पाक रुपीज है तो उसके पीछे आपको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नजर आएगा। इसी तरीके से बांग्लादेश का, तो हर एक करेंसी के पीछे उसका मुल्क उसको ओन करता है। ये जो करेंसी है, ये जो क्रिप्टो करेंसी है, इसको कोई एक एंटिटी ओन नहीं करती जी। ये अगर मेरे पास 10 करोड़ के पड़े में तो आई एम दी रिस्क, मेरा रिस्क जो है वो 10 करोड़ का, और आई एम बाउंड टू पे 10 करोड़। सही। तो इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इसके देखना पड़ेगा कि क्रिप्टो करेंसी है भाई 62,000 रुपए की है। कल को जैसे एक टेस्ला के ओनर ने, आपको पता है बीच में नीचे इसलिए गई थी कि ये जो टेस्ला मोटर कंपनी है वो इसको रिकॉग्नाइज करती है। इस वक्त इसको मुख्तलिफ कंपनीज तो इसमें बाइंग सेलिंग कर रही है क्रिप्टो करेंसी में, बट इसको एज ए स्टेट जो है ना वो किसी ने अभी तक इसको ऑप्ट नहीं किया। ऑल्दो के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इसकी ट्रांजैक्शन कुछ मुल्कों में अलाउ हैं, जैसे मैंने और आपने कर ली या किसी कंपनी ने कर ली तो उसको अलाउ तो कर दिया है, लेकिन उसको किसी भी मुल्क में सरकारी हैसियत हासिल नहीं है कि उसको उस मुल्क का सरकारी तौर पर उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में इसमें अभी थोड़ा सा वेट और करना चाहिए, और जहां तक मेरा जाती ख्याल है कि हुकूमत को इस मामले में रिव्यू पे भी जाना चाहिए कि ये क्रिप्टो करेंसी एज ए इन्वेस्टमेंट सही है, अगर कोई इंडिविजुअल अपने लेवल पे करता है तो करता रहे, लेकिन गवर्नमेंट को रेगुलेट करने का ऑर्डर देना कि जी गवर्नमेंट जो है वो इसको रेगुलेट करे और ये करे और वो करे, तो मेरा नहीं ख्याल है कि इसका कोई तुक एज सच बनता है, या गवर्नमेंटें जो है ना वो क्रिप्टो करेंसी से अमीर फकीर नहीं होती। अगर गवर्नमेंटें इस तरह सट्टे के ऊपर चलने लगे तो फिर तो काम हो जाएगा कि जी अगले साल में ये 62,000 पे फर्ज करें गारंटी दे दे वकार ज़का या कोई भी XYZ कि ये 2 महीने के बाद जो है ना वो 80,000 की हो जाएगी। अच्छा चौधरी साहब, यहाँ पर ये भी सवाल पैदा होता है ना सर कि चलें ठीक है अगर ये कोई बड़ा स्कैम होने जा रहा है या फिर ये स्कैम हो सकता है मुस्तकबिल करीब के अंदर, तो ये एक अलग डिबेट है। दूसरी बात, वकार ज़का साहब इस चीज़ के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, मैं चाहूंगा थोड़ा सा समझाएं। नहीं, इस चीज के पीछे इसलिए पड़े हैं, वो ये चाह रहे हैं कि इसको जो है ना इसको रेगुलेट किया जाए जी। इसकी कई मुल्कों में जो है ना इसकी खरीदारी और बाइंग एंड सेलिंग बैन है। उसकी वजह पता है क्या? उसकी वजह यह है कि क्रिप्टो करेंसी में वॉल चेन टेक्नोलॉजी यूज होती है। उसमें जरूरी नहीं है कि मैं अगर पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं जिसको पेमेंट कर रहा हूँ उसको पता भी चले कि कौन बंदा पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आइडेंटिटी तक का सम टाइम जो है ना वो नहीं पता चलता है कि किसने किसको पेमेंट की है। सही। वो आईटी के हवाले से इस तरह के बड़े मसाइल हैं, तो इसके मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है ना जी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि ब्लैक मनी के तौर पे यूज हो रही है, अगवा बराए तावान तक में यूज हो जाती है, कंप्यूटर वायरसेस की हैकिंग में कहते हैं कि ये बिटकॉइन में पे करो, क्योंकि उसमें आइडेंटिटी जो पता नहीं चलती।
ठीक है ना, कि सेलर कौन है और बायर कौन है। तो इस हवाले से इस टेक्निकल एस्पेक्ट इसके बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, और यही वजह है कि अभी तक इसको एज ए करेंसी किसी स्टेट ने या किसी मुल्क ने ओन नहीं किया। हाँ, अलबत्ता जैसे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर होती है तो वो चल रही है बाइंग एंड सेलिंग, और मेरे ख्याल में यहाँ पे भी जो है बहुत ज्यादा होगा, तो इसको अलाउ कर देंगे कि ठीक है जी, अगर कोई बंदा इसमें करता है तो लेट हिम डू। ठीक है, मतलब रेगुलेट करने के चांसेस आपको नहीं दिख रहे हैं मुस्तकबिल में? नहीं, स्टेट ओन कर ही नहीं सकती ना। किसी और मुल्क की स्टेट ने किया हो तो मुझे बताएं, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी और मुल्क ने इसको ओन किया होगा। कंट्री ओन कर ही नहीं सकता, और इसकी खूसियत भी यही है भाई कि जिसके पास जितने बिटकॉइन है या जितनी क्रिप्टो करेंसी है वो उतने तक का ओनर है और वो उतने तक का लायबल है जी। कि अगर मेरे पास फर्ज करें $50,000 के बिटकॉइन है तो मैं समझे $50,000 के रिस्क में हूँ। अगर कोई मसला होता है तो मैं 50,000 बिटकॉइन नहीं दे सका तो उसी जगह में उतने के एसेट्स दूंगा। तो इसके बैकएंड पे कोई जो है ना गोल्ड है ना एसेट्स वगैरह से ये बैकएंड नहीं है, ये सिर्फ ओनरशिप और एक जुबानी चूंकि मैं एडमिट कर रहा हूँ तो बस ये वो बना हुआ है, वरना तो ये वर्चुअल है सारा। समझे, जैसे आप ये कहो कि जी मैंने अकमल को इतने पैसे देने, जी जी ठीक हो गया ना, तो चूंकि आप उसको ओन कर रहे हो तो ये एक बन के समझे कि वर्चुअल करेंसी बन गई 5,000 रुपए। तो ये इसी तरह इंडिविजुअल्स के दरमियान एक दूसरे को पैसे लेने और देने की ओनरशिप है, और अकाउंट्स में ये चीज रिफ्लेक्ट हो रही होती है कि मेरे पास इतने के हैं तो मैं इतने देने, मैंने इतने लेने, तो इस तरीके से होता है इससे। ठीक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अकमल साहब। महरमाशी उमूर क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के हवाले से हमें बता रहे थे कि जी इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, लेकिन इसको जो है वो अब तक किसी रियासत की जानिब से या किसी मुल्क की जानिब से जो है वो इसको ओन नहीं किया गया, जिसकी वजह से काफ़ी मामला जो हैं वो अब भी तग़य्युरात की तरफ ही दिखाई देते हैं कि आगे आने वाले वक्तों के अंदर किस तरह से जो है वो इसको रेगुलेट किया जा सकता है, या रेगुलेट करने की इसको नौबत पेश नहीं आ सकती, बल्कि सिर्फ हुकूमती सतह पर इसके हवाले से एक ऑर्डर जारी किया जा सकता है, हुकूमती पैगाम जारी किया जा सकता है कि अगर कोई इस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कर सकता है। तीसरे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जनाबे वाला, महंगाई का जिन बेकाबू है, और मैं आपको वाजे करता चलूं कि पाकिस्तान जो है वो 4 महंगे तरीन ममालिक के अंदर शुमार होता है। और अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के हवाले से तो मुसलसल अवाम की चीखें दिखाई दे रही हैं, दिखाई क्या सुनाई दे रही हैं। और इसी तमाम तर सूरत हाल के अंदर भी अगर हुक्मरानों की जानिब से महज ऐसे बयानात दे दिए जाएं कि अभी भी 138 रुपए लीटर अगर पेट्रोल है तो इसको 200 रुपए होना चाहिए था, लेकिन यह खान साहब के विजन के मुताबिक 138 रुपए पर रोक दिया गया है। लेकिन अगर मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर अगर ऑपोजिशन के बयानात उठा के देख लिए जाएं तो आपको मालूम पड़ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि जब जो है वो मामलात ये थे कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल था तब कहा जाता था 38 रुपए या 48 रुपए होना चाहिए, लेकिन आज अगर जो है वो 138 रुपए पेट्रोल मौजूद है तो उसको कहा जाता है कि 200 रुपए होना चाहिए। यही सूरत हाल पाकिस्तान में मुसलसल देखने में आ रही है। महंगाई के खिलाफ बड़ी तंजीमें निकल रही हैं, ऑपोजिशन ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और मुतवस्सित तबके के लोगों की जानिब से या फिर वो इलाके जो कि पसमानदा तस्वुर किए जाते हैं, जिनका गुजर बसर इस मौजूदा दौर में बिल्कुल नामुमकिन दिखाई देता है, उनकी जानिब से भी एहतजाज की कॉल दी गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इंसान दोस्त फाउंडेशन के सरबराह हैं, मुमताज समाजी रहनुमा हैं कैस मंसूर शेख साहब। बहुत शुक्रिया कैस भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कैस भाई, क्या आप कहना पसंद करेंगे? सर, आप लोग भी इस पर एहतजाज पर निकल रहे हैं, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, लेकिन कोई तस्लीम नहीं कर रहा कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिनके हाथ में महंगाई कंट्रोल करने का बजर मौजूद है। अली भाई, बहुत शुक्रिया आपका जी। और देखें, बात सुने, महंगाई हर कोई बोल रहा है। हमारे प्रोटेस्ट सबसे पहले हमने कराची में स्टार्ट किए, सरजानी और औरंगी में जो हमारे प्रोटेस्ट हुए, उसमें आप खुद देखना, गरीब तबका, वहाँ पे मजदूर तबका रहता है, उनके लिए जिंदा रहना बहुत मुश्किल हो चुका है। इसका सिंपल अब हल ये है, नए इलेक्शन कराए जाएं, सीधी सी बात है। विदाउट इलेक्शन अब आप सरवाइव नहीं कर सकते। आपको गवर्नमेंट चेंज होनी चाहिए, नई गवर्नमेंट आए और कोई काम करे। इस गवर्नमेंट को कोई लोगों की, गरीबों की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ महंगाई हो कोई फिक्र नहीं है। कहाँ से 100 से कहाँ पेट्रोल कहाँ पहुंच गया हुआ है, दूध के रेट कहाँ पहुंच चुके हैं, आटा कहाँ पहुंच चुका है, चीनी कहाँ पहुंच चुकी है, ये सारे तजर्बे फेल हो चुके हैं। मुल्क तबाह बर्बाद हो गया, गरीब मर गया हुआ है। वो सूंघ सकता है सिर्फ खाने के पास, उसके पास लिमिट ही नहीं है कि वो घर का किराया दे, बिजली का बिल दे। ये कैसे गुजारा करे मजदूर तबका, जिंदगी कैसे गुजारे? इसका सिर्फ और सिर्फ हम लंबी बहसें करेंगे, वो महंगा हो गया, फलां कर दें, हम प्रोटेस्ट करेंगे। कल वो उससे सिंपल शॉर्ट सोल्यूशन के इलेक्शन दोबारा हुए जाएं, इलेक्शन दोबारा हो, पब्लिक डिसाइड करे जिसको लाना लाए और वो महंगाई पे कंट्रोल करे। ये गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, इनकी कोई इंटेंशन भी नहीं है
महंगाई को कंट्रोल करने की किसी सूरत ना इनकी कोई विल है, ना इन्होंने गोल लिया हुआ है, बस चला रहे हैं। एक गोल था कि प्राइम मिनिस्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाना है, बस उसके अलावा मुल्क की कोई फिक्र नहीं। और ये बहुत जुल्म है, बेइंतहा जुल्म है। और मैं समझता हूँ इसको इमरान खान साहब को हार मान के असेंबली डिसॉल्व करें, नए इलेक्शन करें। लेकिन कैस भाई, अभी भी आपको जो है वो किसी से उम्मीद वाबस्ता है कि जी आगे आने वाले वक्तों के अंदर ये अगर हुक्मरान आ जाएं तो उसके बाद महंगाई कंट्रोल हो सकती है? देखें, इससे तो नहीं उम्मीद ना जी, इस गवर्नमेंट से तो उम्मीद खत्म हो गई आपको जी। फिर अगले से उम्मीद तो हमने रखनी है, उम्मीद तो रखनी है, जिंदा तो रहना है, मुल्क तो चलना है, खानदान तो जिंदा रहने, लोगों ने तो जिंदा रहना है हमने। लेकिन इस गवर्नमेंट से ना प्रोविंशियल ना फेडरल गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं है। इनका कोई सिस्टम नहीं है, जो जिसका दिल चाहता है जो मर्जी कर रहा है, रेट बढ़ा रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही किसी भी चीज की, ना ये कर पा रहे हैं। और लोग भी इनके अंडर कंट्रोल में नहीं रहे। वो अब कोई फिक्र नहीं करते कि जी कौन छापे मारेगा, फलां जिसने महंगी करनी है, गोश्त, मुर्गी, आटा, दूध, चीनी, कुछ भी महंगा हो रहा है, बस स्लाइड चल जाती है। आज 50 रुपए किलो तेल बढ़ गया, आज फलां हो गया, फलां हो गया। इनसे जान छुटना अब जरूरी है। अब लोग जिंदा नहीं रहेंगे। अच्छा देखें, लोग जिंदा ही नहीं है तो हुकूमत किस पे करोगे जी? हुकूमत करोगे किस पे? जी बिल्कुल। तो इंसान ही नहीं रहेंगे, इंसानों के ऊपर ही हुकूमत करते हैं ना जी। तो भाई इंसानों को जिंदा रखो तो आप लोग भी एक लीडर कहलाओगे। इंसान तो बचाओ खुदा के वास्ते। आपने बहुत अगर करना है, आप अपने महंगे एम्प्लॉय सैलरी देखो किस लिमिट से है, उनको फारिग करो और उनकी प्राइस, उनकी सैलरी आदि करो। जो इतने 20-20, 30-30, 40-40 लाख वाले एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, फैसिलिटीज रखी हुई है, सिक्योरिटीज लो, और जहां जहां एसीज लगे हुए रिमूव करवा दे। हर जगह के ऊपर ना एसी है, गैस की अगले महीने से फिर तबाही मच जाएगी, ना घर खाना कोई बना सकेगा। है क्या इस मुल्क में? ना बिजली, ना गैस, ना पानी। कराची के साथ हो क्या रहा है? आपको मिल रहा है, आप घर से निकलते हो तो पानी नहीं आता, टैंकर नहीं आता तो आप ऑफिस लेट आ जाते हो, बिजली नहीं होती तो आप गंदे कपड़ों में प्रेस किए बगैर आप चले जाते हो। अब क्या जिंदा रहे, क्या काम करे? और हेल्प में ये लोग करते नहीं है किसी की हेल्प कि कैसे तो कैस भाई, मसले का हल भी तो तलाश किया जाएगा ना सर। प्रोटेस्ट बता दिया अली, सिंपल, गवर्नमेंट का चेंज होना जरूरी है। अच्छा, तो ये जो प्रोटेस्ट के ऊपर ऑपोजिशन जमातें निकल रही हैं या प्रोटेस्ट आप लोगों की जानिब से भी किया जा रहा है सर, ये प्रोटेस्ट कुछ किसी मसले का हल है कि एक जगह से रैली निकलेगी, महंगाई के खिलाफ प्रेस क्लब पर एहतजाज होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मामला खत्म हो जाएगा? अली भाई, ये पक चुके हैं, ये पक चुके हैं। प्रोटेस्ट कोई चीज असर ही नहीं करती, ये उसके असर प्रूव हो चुके हैं जी। कुछ भी हो जाए, कुछ इनको फर्क नहीं पड़ता। और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी क्या कर रही हैं, फेस सेविंग की वजह से लोगों को दिखाने के लिए कि मीडिया में आएगा जी आज पीएमएलएन ने, मौलाना फजलुर रहमान ने, पीपीपी ने प्रोटेस्ट कर दिया। मजे की बात यह है, पीपीपी इधर प्रोटेस्ट कर रही है जी, और इधर से पीटीआई भी प्रोटेस्ट कर रही है, पानी के बाद वो महंगाई के बाद, और दोनों के हाथों में हुकूमत है। कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाह रहा, किसी ना बिजली की लोड शेडिंग, ना पानी की शॉर्टेज, ना गैस की जो है शॉर्टेज, कोई लेना नहीं चाह रहा, और महंगाई की कोई नहीं लेना चाह रहा। दोनों प्रोटेस्टों में लगे हुए हैं और अवाम बेवकूफ बनाई जा रहे हैं। अगली दफा अवाम को चाहिए कि सही चुने पार्टियों के। हर ये जरूरी नहीं है कि आपने पीटीआई से सिलेक्ट करना, पीपीपी से सिलेक्ट करना है जी। आप उन लोगों को अपने इलाके के चुने जो काम कर सके, जिनके दिल में दर्द हो। अब आप ये देखें, ना डेवलपमेंट हो रही है और पैसा जा कहाँ रहा है। आज जब अगले दिन देखे जी आईएमएफ के पास पहुंचे हुए लोन ले लेने, और भाई आईएमएफ से पैसा लेके लगा कर रहे हो, कर क्या रहे हो? कोई लोगों को, आम पब्लिक को कुछ भी रिलैक्स नहीं मिल रहा, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। गवर्नमेंट क्या गरीबों की बिजली मुफ्त कर रही है? क्या उनको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूटिलिटी स्टोर पे सस्ती मिल रही? कुछ नहीं दिया जा रहा गरीब को। तो कैस भाई, दोबारा ऑपोजिशन ने एहतजाज की कॉल दे दी है महंगाई के खिलाफ, लगता है कोई आउटपुट निकलेगा इसका? सर, अगर ऑपोजिशन वाकई प्रोटेस्ट करे तो जी, ये हिले ही ना, ये बैठे, फिर ये ना हो कि शाम को 2-2 घंटे की हाजिरी लगा के घरों में चले जाएं, सो जाएं। ये प्रोटेस्ट नहीं होते सर। प्रोटेस्ट करें तो फिर वाकई करें प्रोटेस्ट कि आपने वहां। तो आपको ऑपोजिशन की नुमाइंदा तंजीमों के अंदर कोई ऐसा रहनुमा दिखता है कि जो एक दफा आके बैठ जाए तो फिर वो उठने का नाम ना ले? देखें, सबसे बड़े प्रोटेस्ट तो करती है जमात इस्लामी कराची में, वो भी थक जाती है जी, और शाम को सब चले जाते हैं। अब वो अगर नहीं कर पा रहे तो उसके अलावा आपको क्या नजर आ रहा है? क्या शहबाज शरीफ साहब में इतनी अब हेल्थ रह गई है? सब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए हैं, अब इनमें वो है ही नहीं एबिलिटी कि बैठ भी सके या कुछ इतनी ज्यादा देर कवर कर सकें। जो फैसिलिटीज के इतना ये लोग आदी हो चुके हैं, एसीज में रहने का, लग्जरीज के इतने आदी हो चुके हैं, ये बैठ ही नहीं सकते इतना अर्थ। आप ये देख लें,
आपको याद होगा एमकेएम का लास्ट दौर भी जी जी कि अल्ताफ हुसैन साहब की जब स्पीचें होती थी तो उनका कोई लीडर नहीं बैठ सकता था, एसी लगने शुरू हो गए थे पंडालों में। पहले यही होते थे ना, लू में बैठते थे। अब फैसिलिटीज की आदत हो गई है ना, कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ अगर खान साहब चाहें न्यू इलेक्शन अनाउंस करें, सही, और आप अपने, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीटों के साथ आए, ताकि आपको कोलेशन से कोई हेल्प की जरूरत ना हो, ना कोलेशन बनाने की जरूरत ना हो, और फिर आप अपनी मनमानी करें। सही। अगर आप हार जाए तो बाकी शेरों की तरह हारे, माने, जैसे आप क्रिकेट में जब हारते थे तो आप मान जाते थे, जी तो मान जाए। और कोई हल नहीं है भाई, करते रहे, प्रोटेस्ट करें जी, तो फिर ये करें कि 200-300 घंटों का मुसलसल करें, ठीक है, 10-12 ठीक है, दिन तक आए ना जी जी, उठे ही ना, तो फिर देखें गवर्नमेंट को सस्ता करना पड़ेगा। अब आप देखें, आपने लास्ट टाइम देखा होगा कि खान साहब नवाज शरीफ साहब के पीछे पड़ते थे, मियां साहब वो काम कर देते थे जी जी, उनके, लेकिन वो स्टिक करते थे। ऑपोजिशन में खान साहब जैसी कोई ऑपोजिशन नहीं की, और खान साहब से बुरी गवर्नमेंट भी किसी ने नहीं चलाई। तो अगर इसी तरह ये ऑपोजिशन वाले ऑपोजिशन खान साहब से सीख लें, गवर्नमेंट ना सीखें जी, तो ये विन कर सकते हैं, और सस्ती चीजें भी कर सकते हैं, पेट्रोल भी कम हो सकता है, सही, हर चीज कम करेगी गवर्नमेंट। लेकिन दबाव बढ़ना जो है वो कैस भाई बहुत ज्यादा जरूरी है। सही, दबाव बढ़ाने के लिए दबाव का तरीका बनाएं कि हिलना नहीं है, बैठे पूरा दिन बैठे। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। कैस मंसूर शेख साहब समाजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और प्रोटेस्ट के लिए भी मैकेनिज्म होना चाहिए, कोई ना कोई तरीकेकार होना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी चीज सामने होनी चाहिए, कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल होनी चाहिए जिसके बलबूते पर आप अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो सही मानों में असरअंदाज हो। ऐसा ना हो कि वो प्रोटेस्ट भी एक जगह से रैली शुरू हो, प्रेस क्लब पर एहतजाज हो। दोबारा दोहराऊंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सिर्फ ऐलान कर दें कि अब ये प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। धरनों की जरूरत है अगर सही मानों में ऑपोजिशन जो है वो प्रोटेस्ट करना चाहती है या हुकूमत को टफ टाइम देना चाहती है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।